हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जानता हूँ यार, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, पर प्लीज़ आवाज़ पे नहीं, कहानी पे ध्यान दीजिए यार। कहानी बहुत अच्छी है और कहानी आगे बहुत ही अच्छा मोड़ लेने वाली है और मज़ेदार होने वाली है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ईरानी बादशाह और समदाल की राजकुमारी की कहानी, एपिसोड 8। अब बादशाह बद्र का हाल सुनिए। जब दासी उसे पक्षी के रूप में पृथ्वी के एक टापू पर छोड़ आई, तो वह अपने को पक्षी के शरीर में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मालूम भी ना था कि ईरान किधर है और उसके पंखों में इतनी शक्ति भी थी या नहीं कि उड़कर किसी दूर देश को जाता और ईरान पहुंच भी जाता तो क्या लाभ था। उसे पक्षी के रूप में कौन पहचान पाता। मजबूरी में उस द्वीप के फल और दाने खाता रहता और रात को किसी डाल पर बैठकर सो जाता। कुछ दिन बाद एक चिड़ीमार जाल लेकर वहां आया और उसे देखकर आश्चर्य करने लगा। उसने इतना सुंदर पक्षी कभी नहीं देखा था। उसने जाल बिछाया और अन्य पक्षियों के साथ बद्र को भी पकड़ लिया और नगर में आकर बाजार में पक्षियों को बेचने के लिए बैठ गया। कई लोगों ने उस लाल रंग के पक्षी का दाम पूछा। चिड़ीमार ने कहा, यह तुम लोगों के काम का नहीं है, तुम इसका क्या करोगे? भूनकर खाने के लिए ही तो खरीद रहे हो। इसका क्या दोगे? 2-4 आने या हद से हद 1 रुपया। तुम दूसरे पक्षी ले लो, इसे तो मैं यहाँ के बादशाह को भेंट दूंगा। वह इसकी कदर करेगा और मुझे अच्छा इनाम देगा। उस बहेलिये ने ऐसा ही किया। वो पक्षी को लेकर राजमहल की ओर गया। संयोग से उस समय बादशाह महल के छज्जे पर बैठा हुआ बाजार का तमाशा देख रहा था। उसने बहेलिये के पिंजरे में वह सुंदर पक्षी देखा तो सेवकों द्वारा बहेलिये को बुलाया। बहेलिया आया तो बादशाह ने पूछा, इस पक्षी को कितने में बेचोगे? बहेलिये ने भूमि चूमकर कहा, पृथ्वीपाल, मैं इसे बेचने के लिए नहीं लाया हूँ, सरकार को भेंट देने के लिए लाया हूँ। ऐसे सुंदर पक्षी की कदर बादशाह के अलावा और कौन कर सकता है? बादशाह चिड़ीमार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चिड़ीमार को 10 अशर्फियाँ दिलवाई और पिंजरा रखवा लिया। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस पक्षी को सोने के पिंजरे में रखा जाए और इसकी दाने पानी की प्यालियां नीलम की हों। एक दिन बाद उसने सेवकों से पूछा कि लाल रंग के पक्षी का क्या हाल है? उन्होंने कहा, हमने उसके लिए अच्छे से अच्छा दाना और पानी रखा, किंतु वे कुछ खाता पीता ही नहीं। बादशाह के खाने का समय हो गया था। उसने भोजन भी मंगवाया और पक्षी को भी पिंजरे से निकालकर अपने हाथ पर बैठाया। ज्यों ही शाही भोजन की तस्तरियां लगी कि पक्षी बने हुए बद्र ने कूद कूद कर स्वादिष्ट राजश्री व्यंजन खाना शुरू कर दिया। बादशाह को यह देखकर हंसी आई कि ये पक्षी भी राजसी व्यंजनों का शौकीन है। उसने दासियों को आज्ञा दी कि मलिका को भी बुला लाएं ताकि वे इस पक्षी का तमाशा देखें। मलिका आई तो मुंह खोले हुए, किंतु पक्षी को देखते ही उसने मुंह पर नकाब डाल लिया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, मलिका, यहाँ तो केवल मैं हूँ और महल की दासियां। यहाँ कौन बेगाना मर्द बैठा है जिससे तुमने पर्दा कर रही हो? मलिका ने कहा, आप गैर मर्द को अपने हाथ पर लिए बैठे हैं। बादशाह ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बादशाह किसी आदमी को हाथ पर लेकर कैसे बैठ सकता है? मलिका ने कहा, नहीं, मैं ठीक कह रही हूँ। ये पक्षी जिसे आप हाथ पर लिए बैठे हैं स्वाभाविक पक्षी नहीं है। ये आदमी है जिसे जादू के जोर से पक्षी बना दिया गया है। बादशाह का कौतूहल बढ़ा। उसने विस्तार पूर्वक सारा हाल बताने को कहा तो मलिका ने बताया, ये ईरान का बादशाह है, इसका नाम बद्र है।
इसकी माता गुल अनार है जो एक प्रख्यात जलदेश की शहजादी है। इसकी नानी का नाम राना फराशी है। वह भी एक अन्य जलदेश की राजकुमारी थी। प्रख्यात जलदेश समदाल की शहजादी जवाहर ने क्रोध में आकर इसे जादू के जोर से पक्षी बना दिया है। बादशाह को यह सुनकर बड़ा खेद हुआ। वह बोला, देखो भाग्य भी कैसे कैसे खेल खिलाता है। कहाँ तो ये बादशाह था, कहाँ आप पक्षी बनकर पिंजरे में बंद है। एक बात बताओ, तुम अगर इतना सब जानती हो तो ये भी जानती होगी कि ये किसी तरह अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर सकता है या नहीं। मल्लिका ने कहा, यह क्या मुश्किल है, मैं भी जादू जानती हूँ और इसलिए मैंने इसका रूप भी पहचान लिया और इसका इतिहास भी जान लिया। किंतु मैं पर्देदार औरत हूँ, इसे अपने सामने इसके असली रूप में ना लाऊं। आप इसे लेकर दूसरे कक्ष में चले जाइए, फिर मैं जो कुछ करने को आपसे कहलवाऊं वह कीजिए, वह अपने असली रूप में आ जाएगा। बादशाह ने पक्षी को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। इधर रानी ने एक पात्र में जल मंगवाया और उस पर मंत्र पढ़ने लगी। कुछ देर में पात्र का जल खोलने लगा। मल्लिका ने थोड़ा अभिमंत्रित जल बादशाह के पास भिजवाया और जल ले जाने वाली दासी से कहा, बादशाह से कहना इस जल को उस पक्षी पर छिड़क कर कहे कि इस मंत्र की शक्ति से तथा समस्त संसार के रचयिता सर्वसमर्थ भगवान की इच्छा से तू अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो जा, और अगर तू स्वाभाविक रूप से पक्षी होकर ही जन्मा है तो इसी शरीर में रहे। बादशाह ने मल्लिका की इच्छा अनुसार ये शब्द कहे और तुरंत ही बादशाह बद्र अपने असली रूप में आ गया। बादशाह को उसके रूप और चेहरे पर राजसी भाव देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वे पक्षी की योनि से छूट गया। बद्र अपने पुराने शरीर को पाकर खुशी से आंसू बहाने लगा। उसने हाथ उठाकर भगवान को इस कृपा के लिए धन्यवाद दिया और फिर बादशाह के चरणों में गिर पड़ा और उसे भांति भांति रूप से धन्यवाद देते हुए उसके चिरायु और सर्वाधिक वैभवशाली होने की कामनाएं करने लगा। मल्लिका ने ये देखा तो संतुष्ट होकर अपने आवास में वापस चली गई। बादशाह ने बद्र को उठाकर गले लगाया और फिर उसे अपने साथ बिठाकर भोजन कराया। भोजन के उपरांत उसने बद्र से पूछा कि तुमसे शहजादी जवाहर इतनी नाराज क्यों हो गई थी कि तुम्हें इतना बड़ा दंड दे बैठी। बद्र ने उसे आदोपांत सारी कथा कह सुनाई। बादशाह को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, भाई तुम्हारी कहानी तो लिख कर रखने के लायक है। अच्छा, जो हुआ सो हुआ, अब तो तुम फिर से अपने रूप में आ गए हो। अब क्या इरादा है? जो मदद मुझसे मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। बद्र ने कहा, मेरे गायब होने के बाद मेरी माता दुख से तड़प रही होगी। वैसे तो आपने मुझ पर जो एहसान किया है वही क्या कम है, किंतु यदि मेरी प्रसन्नता की बात पूछते हैं तो मेरे लिए एक जहाज का प्रबंध करा दीजिए, जिससे मैं अपने देश ईरान को चला जाऊं और अपनी माँ को धैर्य देकर अपना राज्य प्रबंध संभालूं। दोस्तों, कहानी का अगला एपिसोड आपको कल मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।